नमस्कार साथियों, मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आपकी जो तैयारी है वो ज़बरदस्त चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं साथियों की एचटेट टीजीटी साइंस के लिए जो भी हमारी यानी स्पेशली ये किसके लिए है, टीजीटी साइंस के लिए है। टीजीटी साइंस के लिए PYQ सीरीज लेकर आया हूं साथियों आपके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एचटेट के लिए टीजीटी साइंस के इस फ्री बैच में। आज हम इनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों हमारे पास। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर का एचटेट 2020 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है, एचटेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है, ध्यान से देखिए साथियों। इसके अंदर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला यहाँ पर है कार्बोनाइल ग्रुप और दूसरा यहाँ पर है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, तो हमें पता है कि कार्बोनाइल ग्रुप यानी कीटोनिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जब भी दो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप सेम आपकी पेरेंट चेन में आ जाए, जब भी सेम पेरेंट चेन के अंदर आपके क्या आ जाए, दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाए, यानी आपकी पेरेंट चेन क्या है, सेम पेरेंट चेन है, सेम पेरेंट चेन या मेन चेन है, उसके अंदर क्या आ जाए, टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाए तो प्रायोरिटी किसे मिलेगी, नोमेनक्लेचर जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर से डिसाइड होगा। तो वो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, मैं वो प्रायोरिटी ऑर्डर लिख देता हूं, डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, कुछ फंक्शनल ग्रुप का डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है उनका। जैसे सबसे पहली बात, सबसे पहली प्रायोरिटी मिलती है हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को साथ। ठीक है, सबसे पहली जो प्रायोरिटी मिलती है वो किसको मिलती है, कार्बोक्सिलिक एसिड को ग्रुप को मिलती है। उसके बाद में आता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप, उसके बाद कौन आता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप आता है। उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यानी RCOOR, यानी COR ग्रुप जो होता है उसकी बात कर रहे होते हैं, जहां पर आपका R क्या है, वो कोई भी एल्किल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप हो सकता है साथियों। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है, इसके बाद उसके बाद आता है COCl ग्रुप। कौन सा, COCl ग्रुप, यानी एसिड हैलाइड कह सकते हो या फिर एसिड क्लोराइड ग्रुप आपका आता है, जिसकी प्रायोरिटी आएगी इसके बाद। उसके बाद किसकी प्रायोरिटी आती है साथियों, CONH2 ग्रुप यानी अमाइड ग्रुप की प्रायोरिटी उसके बाद आती है। अमाइड ग्रुप के बाद बारी आती है साथियों साइनाइड ग्रुप की। साइनाइड ग्रुप के बाद बारी आती है साथियों एल्डिहाइड ग्रुप की। और एल्डिहाइड से कम प्रायोरिटी किसको मिलती है, कीटोनिक ग्रुप को। कीटोनिक ग्रुप से कम प्रायोरिटी किसको मिलती है, एल्कोहलिक ग्रुप को। एल्कोहलिक ग्रुप से कम प्रायोरिटी किसको मिलेगी, अमाइन ग्रुप को मिलेगी साथियों। और इससे भी कम प्रायोरिटी किसको मिलने वाली है, डबल बॉन्ड को, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है उसको। और लास्ट प्रायोरिटी यानी लीस्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है साथियों, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को। तो ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम देखते हैं। अब जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं, इनमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं यानी R ग्रुप्स होते हैं, या C6H5 ग्रुप होता है यानी फिनाइल ग्रुप होता है, या फिर हेलोजेंस जो है, हेलोजेंस जो है, हेलोजेंस का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है, ये हमारे क्या होते हैं। इसके साथ एक नाइट्रो ग्रुप भी लगा लो, नाइट्रो ग्रुप के साथ आप अल्कोक्सी ग्रुप भी लगा सकते हो एक साथ में। एक आप OR ग्रुप भी ले लो, इसको हम क्या कहते हैं, OR ग्रुप को अल्कोक्सी ग्रुप क्या कहते हैं भाई, अल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं। तो ये सारे के सारे हमेशा प्रीफिक्स के रूप में लगते हैं, आर ऑलवेज प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। ये क्या होते हैं, प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, यानी नाम से पहले लगते हैं साथ, नाम से क्या लगते हैं, पहले लगते हैं। अब हम इसको नाम देने की कोशिश करते हैं। पहला रूल होता है नोमेनक्लेचर का, सबसे बड़ी कार्बन चेन ढूंढो, सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढनी होती है साथियों। सबसे लंबी क्या ढूंढनी होती है, कार्बन चेन ढूंढनी होती है। देखते हैं कितने नंबर की कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है हमारे पास। और प्रायोरिटी ऑर्डर ये कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, जब भी दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को ही क्या मिलेगी, प्रायोरिटी मिलनी चाहिए साथियों। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को क्या मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी, यानी पहला नंबर इसी के कार्बन का होगा। तो 1 2 3 4, इस कार्बन को 5 नंबर मिलेगा, ये 6 हो जाएगा। यानी हमारा जो फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं, पहले नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड और 5वें नंबर पे
कार्बोनाइल ग्रुप आपका आ रहा है। जब भी कार्बोनाइल ग्रुप किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ होता है और उसको प्रायोरिटी नहीं मिल रही होती है तो उसको हम लिखते हैं ऑक्सो से। कार्बोनाइल ग्रुप को किससे लिखा जाता है? ऑक्सो से। और ये एक ही नाम है ऑप्शन के अंदर जिसमें ऑक्सो आ रहा है, तो 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड हमारा राइट आंसर रहेगा साथियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड आ जाएगा। 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड आ जाएगा। कोई एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसी के जैसा ही कोई एग्जांपल देख लेते हैं। चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH CH2 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 और फिर आ जाएगा आपके पास COCH3 COCH3, यानी कीटोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट है अब इसके अंदर। और इसके अंदर आपके पास ये तो कीटोनिक ग्रुप रहा, ये आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप रहा। OH का मतलब अल्कोहलिक ग्रुप है। दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो अब प्रायोरिटी ऑर्डर किसको? देखो कीटोन और अल्कोहल में से किसको प्रायोरिटी मिलेगी? कीटोन को प्रायोरिटी मिलेगी साथियों। किसको प्रायोरिटी मिलेगी? कीटोन को प्रायोरिटी मिलने वाली है, यानी कीटोनिक ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी नंबरिंग में। तो नंबरिंग इधर से ही होगी, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 कार्बन की चेन है जिसमें कीटोनिक ग्रुप को प्रायोरिटी मिली नंबरिंग में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 7 हाइड्रोक्सी। जब भी OH ग्रुप किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ आता है तो इसके लिए क्या लगाते हैं? हाइड्रोक्सी लगाते हैं भाई, हाइड्रोक्सी। अब 7 कार्बन की चेन है, इसका मतलब हेप्टेन, और फिर दूसरे कार्बन पे क्या है? कीटोनिक ग्रुप है, तो 2 ऑन हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा साथियों। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या था? 5 ऑक्सोजेनोइक एसिड हमारा आंसर था साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कहता है कि नियोप्रीन इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। नियोप्रीन जो होता है वो किसकी पॉलीमराइजेशन से बनता है, यानी ये मोनोमर यूनिट को पूछ रहा है। पॉलीमर वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है। नियोप्रीन जो होता है इसको हम सिंथेटिक रबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंथेटिक रबर भी कहा जाता है। नियोप्रीन को क्या कहा जाता है? सिंथेटिक रबर कहा जाता है। या तो ये होमोपॉलीमर होते हैं ब्यूटा 1,3 डाइन्स के। क्या होते हैं? होमोपॉलीमर्स, होमोपॉलीमर्स ऑफ ब्यूटा 1,3 डाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन के, यानी ब्यूटा 1,3 डाइन के या तो ये होमोपॉलीमर्स होते हैं या फिर डेरिवेटिव है या कोपॉलीमर होते हैं 1,3 ब्यूटा डाइन के। और क्या होते हैं? और डेरिवेटिव्स ऑफ ब्यूटा 1,3 डाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन और कोपॉलीमर होते हैं ब्यूटा 1,3 डाइन के। क्या होते हैं? कोपॉलीमर होते हैं सर। ठीक है, विद अनदर अनसैचुरेटेड मोनोमर, कोपॉलीमर विद अनदर अनसैचुरेटेड मोनोमर, दूसरे अनसैचुरेटेड मोनोमर्स के साथ ये कोपॉलीमराइजेशन करवा लेते हैं। सैचुरेटेड मोनोमर्स दूसरे मोनोमर्स के साथ। मोनोमर क्या होता है? ये वो रिपीटिंग यूनिट होती है जिससे पूरा पॉलीमर मिलके बना होता है। तो जब भी आप नियोप्रीन की बात करते हैं, नियोप्रीन का मतलब होता है पॉलीक्लोरोप्रीन। इसको हम क्या कहते हैं साथियों? पॉलीक्लोरोप्रीन भी कहते हैं। नियोप्रीन को क्या कहा जाता है? पॉलीक्लोरोप्रीन भी कहा जाता है। किसको? नियोप्रीन को। नियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन एक ही बात है साथियों। ठीक है, इसका नाम नियोप्रीन भी कहा जाता है। ये कैसे बनती है? ये बनती है फ्रॉम फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्रॉम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। कैसे बनती है? फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से बनता है, यानी पॉलीमराइजेशन जो है कई टाइप का होता है, जिसमें एक फ्री रेडिकल वाला जो मैकेनिज्म होता है उसके थ्रू ये बनता है। किसका? ऑफ क्लोरोप्रीन, ऑफ क्लोरोप्रीन। यानी कहने का मतलब इसका जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है? क्लोरोप्रीन होती है साथियों। इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है? क्लोरोप्रीन होती है। कैसे इसकी रिएक्शन होती है देखते हैं। चलो, CH2 डबल बॉन्ड CCl, CH डबल बॉन्ड CH2, इसको कहते हैं साथियों क्लोरोप्रीन। क्या कहते हैं? क्लोरोप्रीन इसको कहा जाता है। इसकी N यूनिट आपस में जुड़ती हैं और इसका क्या होता है? पॉलीमराइजेशन होता है। और इसका क्या हो जाता है? पॉलीमराइजेशन हो जाता है। और बनता क्या है? हमें क्या मिलता है? CH2। जहां डबल बॉन्ड था वहां सिंगल हो जाएगा, जहां सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, बस इतना ही चेंज आता है। ठीक है, तो यानी C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इधर हमारा Cl रहेगा। इसको कहते हैं नियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन। नियोप्रीन या फिर इसकी N यूनिट ऐसे बन जाएगी, या फिर पॉलीक्लोरोप्रीन भी इसको बोलते हैं, पॉलीक्लोरोप्रीन।
प्रिन भी कहते हैं साथियों। यही आपका क्या होता है, सिंथेटिक रबर होता है। यही क्या होता है, सिंथेटिक रबर होता है साथियों। अब इसकी खासियत क्या क्या है, क्या क्या इसकी अच्छी खास बातें हैं, यानी नियोप्रीन की खास बात क्या क्या है। तो नियोप्रीन है, नियोप्रीन जो है ये सुपर रेजिस्टेंट होता है वेजिटेबल ऑयल के लिए। क्या होता है, सुपर रेजिस्टेंट टू वेजिटेबल ऑयल, यानी जो वनस्पति ऑयल होता है उसके लिए सुपर रेजिस्टेंट है, उसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये किसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आपका कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट जो होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। इससे गैसकेट भी बनते हैं, गैसकेट्स, और इससे क्या बनते हैं, होसिस भी बनते हैं, गैसकेट एंड होसिस भी बनते हैं। यानी यूज से भी अगर क्वेश्चन आए तो हम ही कर लेना है, इतना आसान है। नियोप्रीन क्या होता है, सुपर रेजिस्टेंट होता है वेजिटेबल ऑयल के, किसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, कन्वेयर बेल्ट, गैसकेट और होसिस की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है। एक और पॉलीमर होता है साथियों, ठीक है, एक और पॉलीमर होता है जो होता है नेचुरल रबर। जो क्या होता है, नेचुरल रबर होता है। एक और पॉलीमर जो होता है रबर का, एक और टाइप क्या होता है, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर क्या होता है, ये आइसोप्रीन से बना होता है। ये किससे बना होता है, आइसोप्रीन यूनिट, जब एन आइसोप्रीन यूनिट आपस में पॉलीमराइज होगी तब जाके क्या बनेगा, पॉली आइसोप्रीन बनेगा। पॉली आइसोप्रीन यानी कि नेचुरल रबर, ठीक है, नेचुरल रबर जो बनता है पेड़ से जो मिलता है लेटेक्स रबर, लेटेक्स के रूप में, वो है नेचुरल रबर। अब आइसोप्रीन क्या होती है, इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ Cl की जगह बस CH3 आ जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं रहेगा। जो नियोप्रीन में यानी क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला था तो यहाँ Cl बन गया था, उसकी जगह CH आ जाएगा, इसी को हम कहते हैं आइसोप्रीन। और ये कौन सी आइसोप्रीन होगी, सिस आइसोप्रीन होती है भाई, याद रखना। सिस आइसोप्रीन जो होती है उससे नेचुरल रबर बनता है, और अगर ट्रांस आइसोप्रीन हो तो, ट्रांस आइसोप्रीन हो तो उससे बनता है गुट्टा पर्चा, बनता है गुट्टा पर्चा, गुट्टा पर्चा। ये भी एक पॉलीमर होता है, वो ट्रांस आइसोप्रीन से बनता है, और सिस आइसोप्रीन से क्या बनता है साथियों, हमारा नेचुरल रबर बनता है। CH2C डबल बॉन्ड CH2 इधर CH3, इसकी N यूनिट आपस में बढ़ जाती है, ये होता है नेचुरल रबर। ये क्या होता है, नेचुरल रबर होता है। ये क्या होता है, नेचुरल रबर। और नेचुरल रबर का वल्केनाइजेशन क्या किया जाता है, वल्केनाइजेशन का मतलब होता है हम उसमें सल्फर के क्रॉस लिंक बना लेते हैं, इसके सल्फर के क्रॉस लिंकेज उसके अंदर डाल देते हैं, सल्फर डाल देते हैं जो कि क्रॉस लिंक बनाती है उससे, इससे इसकी रबर की जो प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है या टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। सल्फर ऐड होती है इसमें, 5% सल्फर का यूज किया जाता है, 5% सल्फर यूज्ड एज क्रैकिंग रिएजेंट, यूज्ड एज क्रैकिंग एजेंट। क्रैकिंग एजेंट की तरह कौन यूज किया जाता है, 5% ऑफ सल्फर, 5% सल्फर किसकी तरह यूज किया जाता है, क्रैकिंग एजेंट की तरह इसमें यूज की जाती है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, उस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। थर्ड क्वेश्चन जो आज का है हमारे पास वो है, फॉर द रिएक्शन N2 गैस प्लस में 3H2 गैस 2NH3 डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। तो जिसकी डेल्टा H क्या है, नेगेटिव है, यानी एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है, और हमसे ये पूछा कि इनमें से कौन सा रिलेशन इस रिएक्शन के लिए सही है, यानी Kp और Kc के लिए। ये इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से है। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, हमें Kc निकालना सिखाता है। Kc क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है, इमेजिनरी रिएक्शन मान लेते हैं, AABB, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है साथियों, CC प्लस में DD में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो लॉ ऑफ मास एक्शन से आती है। वो कैसे आती है, C की कंसंट्रेशन पावर एज टू दी C, D की कंसंट्रेशन पावर एज टू दी D, डिवाइड बाई में A की कंसंट्रेशन रेज टू दी पावर A, B की कंसंट्रेशन रेज टू दी पावर B, यानी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट रेज टू दी सम पावर, स्टोइकियोमेट्रिक पावर, डिवाइड बाई में रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन रेज टू दी सम स्टोइकियोमेट्रिक पावर, जो उनकी स्टोइकियोमेट्रिक पावर है उनके इक्वल इसको रेज कर दिया गया है। ये जो Kc है, अब इसी को मैं Kc कहता हूँ, ये जो Kc है, Kc इज इक्वल टू में क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। इसी को हम क्या कहते हैं साथियों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसकी टर्म में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की टर्म में। अगर हम होमोजेनियस गैस फेज की बात करें, किसकी बात करें, और होमोजेनियस गैस फेज, और होमोजेनियस गैस फेज की बात करें,
होमोजेनियस गैस फेज की अगर बात करें साथियों, जो मोलर कंसंट्रेशन होती है किसी भी सब्सटेंस की, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस यानी किसी सब्सटेंस की क्या है, मोलर कंसंट्रेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, उसके पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है साथियों, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो होमोजेनियस गैस फेज के लिए, होमोजेनियस का मतलब क्या है, रिएक्टेंट सारे गैस फेज में होने चाहिए, प्रोडक्ट भी सारे गैसियस फेज में होने चाहिए। जब सारे सेम फेज में होते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस फेज कहते हैं। और अगर होमोजेनियस गैस फेज की बात करें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे क्या होने चाहिए, हमारे गैस फेज में होने चाहिए। होमोजेनियस गैस फेज की रिएक्शन ही है। तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, केपी निकाल सकते हैं। केपी इस रिएक्शन का क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी इंटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी डिवाइड बाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए इंटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। हम इसको लिख सकते हैं साथियों। क्यों, क्योंकि अब ओवर रिएक्शन के लिए हम क्या मानते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ गैस जो होती है इंटू में आर टी के बराबर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू में CRT भी लिखा जा सकता है, जहाँ पे C क्या है, कंसंट्रेशन है, C क्या है, कंसंट्रेशन है। अब ये जो कंसंट्रेशन को हम किससे, वैसे तो कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कंसंट्रेशन टर्म को रिप्रेजेंट करती है साथियों मोल पर लीटर में, और कंसंट्रेशन भी किसमें, मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट होती है स्क्वायर ब्रैकेट से। हमने इसको अब इसकी किसकी टर्म में लिख दिया, पार्शियल प्रेशर की टर्म में जैसे लिखेंगे तो केसी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केपी में। सी की जगह कंसंट्रेशन की जगह हम क्या लिखेंगे फिर, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू दी पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू दी पावर डी। ऐसे ही हमने इनको सिर्फ किस में कर दिया, पार्शियल प्रेशर की टर्म में कर दिया साथियों, ठीक है। तो आगे इसको देखते हैं कैसे होगा ये, देखो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी की पावर सी, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ डी किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी की पावर डी। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी की पावर ए। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी, और पूरे की पावर कितना, बी है, ठीक है, पूरे की पावर कितना है साथियों, बी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इससे केपी की वैल्यू क्या हो जाती है साथियों, केपी किसके इक्वल आएगा, केपी आएगा हमारे पास, केपी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, अब मैं पीसी की जगह क्या लिख दूंगा, उसकी कंसंट्रेशन आर टी और उसकी पावर सी, इनटू में क्या लिखूंगा मैं, इसके कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी उसकी पावर डी डिवाइड बाई में कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी पूरे की पावर क्या, ए इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी इसकी पावर बी। यानी मैंने जो भी प्रेशर वाली टर्म थी उसको कंसंट्रेशन की टर्म में लिखा है, ठीक है। इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, इसको मैं इक्वल लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी डिवाइड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और बी की पावर बी, ठीक है। इनटू में मैं क्या लिख सकता हूँ, आर टी कॉमन आ जाएगा मेरा, आर टी की पावर क्या हो जाएगी, सी प्लस डी माइनस में ए प्लस बी, यानी सी प्लस डी में से किसको घटा देना है, ए, सी प्लस डी है और ए प्लस बी को इसमें से घटा देना है, क्योंकि ये पावर ऊपर चली जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब अगर मान लो सी प्लस डी माइनस में ए प्लस बी है, यानी इनकी पावर, ये तो ऊपर वाली थी तो प्लस में रहेगी, नीचे वाली पावर जो है बेस सेम था, आर टी सेम था, ऐड हो गई तो वो कहाँ चली गई, अब ऐड होगी ऊपर लेके जाऊंगा अगर इनको मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएंगी बेटा, ये क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी। तो सी प्लस डी में से ए प्लस बी घट जाएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल मान लिया, चलो हमने मान लिया इसको डेल्टा एन के इक्वल। अगर डेल्टा एन के इक्वल मान लें तो क्या हो जाएगा हमारा, जो केपी और केसी के बीच का रिलेशन आ जाएगा साथियों, क्या आ जाएगा, केपी इज इक्वल टू में केसी इंटू में आर टी की पावर क्या है, डेल्टा एन आ जाएगा। ये हमारा मेन रिलेशन है जो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देने में मदद करेगा। अब अगर डेल्टा एन को मैं वैसे लिखना चाहूँ, नॉर्मली आप किसी भी रिएक्शन के लिए अगर देखना चाहो तो डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। यानी डेल्टा एन की वैल्यू क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट में से टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट घटा दिए जाए।
तो ये तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, उनको उसमें से घटा दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं आपके डेल्टा एन के इक्वल आता है, जो कि केपी इक्वल टू में केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। यानी अब हमारा रिलेशन क्या है, केपी इक्वल टू में केसी आर टी की पावर डेल्टा एन है। ये हमारा फाइनल रिलेशन है साथियों, जिसको हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है। केसी की यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है भी केसी की यूनिट है मोल पर लीटर, ठीक है। या फिर केपी जो है उसको हम किस में लिखते हैं, एटीएम में लिखते हैं साथ, ठीक है। केपी को किस में लिखते हैं, एटीएम में लिखते हैं, ठीक है। अगर रिवर्स रिएक्शन आ जाती है, अगर कोई रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, फॉर रिवर्स रिएक्शन केसी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/kc डैश हो जाएगा, यानी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स रिएक्शन के लिए उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी साथियों। तो इससे हमारे पास आंसर क्या आता है, अब देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं, 1 और 3 4, रिएक्टेंट के कितने हैं 4, प्रोडक्ट के कितने हैं 2, तो 2 माइनस 4, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, प्रोडक्ट के तो 2 ही है नंबर ऑफ मोल्स, और रिएक्टेंट के कितने हैं 1 प्लस में 3 4, तो 2 माइनस 4 कितना आएगा -2, यानी पहला आंसर आपका करेक्ट रहने वाला है। ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा केपी इक्वल टू में केसी आर टी की पावर -2, ठीक है। क्योंकि देखो गैसियस प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट में तो सिर्फ 2 ही है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट में कितने 3 और 1 4 है, रिएक्टेंट में कितने 4 है, यहाँ तो 2 ही नंबर ऑफ मोल्स हैं प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है, और 3 ये हैं, 1 और 3 कितने हो गए 4, तो 2 माइनस में 4 करोगे तो आंसर कितना आएगा -2, यानी केपी इज इक्वल टू में केसी आर टी की पावर -2 हो जाएगा हमारा आंसर। ये पहला ही ऑप्शन है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहता है कि ये कहता है कि अगर रेट कांस्टेंट जो है, इफ रेट कांस्टेंट फॉर सम रिएक्शन इज के, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है, के की वैल्यू आपको गिवन है साथियों, उसकी यूनिट दे रखी है, उसका ऑर्डर निकालना है, उसका ऑर्डर पूछा हुआ है। तो पहली चीज तो आपको के की यूनिट निकालना आना चाहिए, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी आनी चाहिए। अब इसको कैसे करेंगे, रेट जो होती है वो क्या होती है, के इंटू में कंसंट्रेशन की पावर एन होती है, कंसंट्रेशन रेज टू दी पावर एन है, पर एन जो है वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन जो है इस एक्सप्रेशन में वो क्या होता है साथियों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। के आपका रेट कांस्टेंट होता है, के क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, के क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। अगर मुझे के की वैल्यू निकालनी है, यानी के की यूनिट निकालनी है, तो मुझे के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। के इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, रेट डिवाइड बाई में कंसंट्रेशन की पावर, ठीक है, रेट डिवाइड बाई में कंसंट्रेशन की पावर एन। रेट की यूनिट क्या होती है साथियों, मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई, यानी टाइम होता है, पर टाइम होता है, मैं सेकंड ले रहा हूँ क्योंकि टाइम की यूनिट हम सेकंड ही लेते हैं जनरली, ठीक है। यहाँ टाइम हो जाएगा मतलब सेकंड होगा तो सेकंड में आ जाएगा, अगर ईयर दिया हो तो ईयर में कर लो, आवर दिया हो आवर में कर लो, वो टाइम की बात होती है। कंसंट्रेशन की यूनिट अब यहाँ भी क्या आएगी, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर है, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर होती है साथी। मोल पर लीटर की पावर क्या आ जाएगी हमारी, एन आ जाएगी। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर की पावर क्या है, एन आ जाएगी। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो के की वैल्यू क्या, के की यूनिट कैसे आएगी, मोल पर लीटर। अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो 1 माइनस एन हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस में एन हो जाएगी साथियों। मोल पर लीटर की पावर क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर की पावर क्या हो जाएगी, एन माइनस 1 हो जाएगी साथियों, ठीक है। मोल पर लीटर की पावर क्या हो जाएगी, एन माइनस 1 हो जाएगी साथियों, ठीक है। और एल की पावर क्या रह जाएगी यहाँ पर, एल की पावर मोल पर लीटर की पावर, ठीक है। तो एल और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स आ जाएगा साथियों, साथ में क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स आ जाएगा। अगर ये आपका जो होगा बेसिक फॉर्मूला है किसी के भी, इसको वापस इरेज करता हूँ मैं थोड़ा सा, ये लाइन सही से नहीं, ठीक है। तो ये जो है वो किसी भी रिएक्शन, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन है, उसका ऑर्डर पता करना है तो रेट कांस्टेंट को आपको यूनिट यूनिट पता होनी चाहिए, उसके बाद आप ऑर्डर डायरेक्ट निकाल, तो कैसे मैं आपको भी निकाल के बताता हूँ। तो सिर्फ एन की वैल्यू पुट करनी होती है। मान लेते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन कैसी है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, एन की वैल्यू क्या होगी ऑर्डर के लिए, जीरो होगी। अगर ऑर्डर जीरो रिएक्शन का तो एन की वैल्यू क्या होगी साथियों, जीरो होगी। के की यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर की पावर,
1 माइनस जीरो, एन की जगह क्या रख देंगे 0 सेकेंड इनवर्स। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस जीरो कितना होता है 1 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगी रेट कांस्टेंट की यूनिट। अगर ये रेट कांस्टेंट की यूनिट इतनी है तो ऑर्डर रिएक्शन का क्या रहेगा 0 रहेगा साथ। अगर मान लेते हैं कि फॉर सेकेंड ऑर्डर सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात कर लेते हैं यानी एन की वैल्यू क्या है 1 आते, के की यूनिट क्या रह जाएगी, के की यूनिट का फॉर्मूला क्या रहेगा मोल पर लीटर। 1 माइनस में एन की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड इनवर्स, 1 माइनस 1 कितना होता है 0, और किसी की भी पावर अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, यानी बचेगा क्या हमारे पास सिर्फ सेकेंड इनवर्स। तो अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है सेकेंड इनवर्स आई है, यानी उसकी यूनिट क्या है सेकेंड इनवर्स लिखी हुई है, इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन है साथियों। फिर आते हैं सेकेंड ऑर्डर पे, इस पे आते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि ऑर्डर 2 है। तो के की यूनिट क्या रहेगी मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 बच जाएगी इसकी पावर, -1 का मतलब हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, यानी लीटर पर मोल पर सेकेंड हो जाएगी। और यही मेरे हिसाब से आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर लीटर पर मोल पर सेकेंड। इसका मतलब जिस भी रेट कांस्टेंट की यूनिट ये है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए साथियों सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए। थर्ड आंसर हमारा बिल्कुल थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, यानी सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर यहाँ से निकाली जा सकती है साथियों, किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर यहाँ से निकाली जा सकती है। एक चीज और होती है जिसको आपको यहाँ नोट डाउन कर लेना है, अगर हाफ लाइफ की बात करें हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम का मतलब इसको हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं साथियों। इसका मतलब ये वो टाइम होता है जिसमें किसी भी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है, ठीक है। जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ जितने टाइम में हो जाता है ना उसको हम टी हाफ कहते हैं। अगर टी हाफ की बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की बात करें साथियों तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको इसको याद रखना है। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है आर नोट, नोट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई 2 के यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, ठीक है। और फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसके लिए अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो टी हाफ क्या आएगा साथियों, तो टी हाफ आपका आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 डिवाइड बाई में के, कितना आएगा 0.693 डिवाइड बाई में के साथियों। तो इसका मतलब क्या है टी हाफ जो होती है वो जो आर की कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए तो आर की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो इंडिपेंडेंट होती है, सेकंड ऑर्डर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं। तो हमारा आंसर आ गया था इससे कि आंसर क्या है ऑर्डर 2 रहेगा, क्योंकि मोल इनवर्स लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स किसकी यूनिट है सेकंड ऑर्डर वाली की यूनिट है, तो आंसर हमारा यही रहेगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट और ऑफ जिंक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट और ऑफ जिंक, ठीक है। इनमें से जिंक की कार्बोनेट और कौन सी है, तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन, जिंकाइट, स्फेरिलाइट। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कार्बोनेट और के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे साथियों कि जिंक की और जो है जैसे ये जिंक ब्लेंड है, जिंक ब्लेंड किसे कहा जाता है, तो जिंक ब्लेंड का अगर नाम लिखा जाए यानी कि जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड जो होता है वो जिंक सल्फाइड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जिंक सल्फाइड को कहा जाता है, किसको कहा जाता है जिंक सल्फाइड को ही कहा जाता है जिंक ब्लेंड, या फिर इसको स्फेलेराइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसी को ही क्या कहा जाता है साथियों जिंक ब्लेंड, या फिर इसी को स्फेलेराइट कहा जाता है, स्फेलेराइट भी इसी को कहा जाता है। उसके बाद आती है आपके पास जिंकाइट, ये जिंकाइट जो थर्ड ऑप्शन जो है यानी जिंकाइट, जिंकाइट जो होती है उसका फॉर्मूला होता है साथियों आपके पास ZnO, जिंकाइट का फॉर्मूला क्या होता है ZnO, यानी जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं जिंकाइट कहते हैं। और फिर आती है आपके पास कैलेमाइन, कैलेमाइन जो और होती है साथियों कैलेमाइन और होती है वो जिंक की कार्बोनेट और होती है, वो क्या होती है जिंक की कार्बोनेट और होती है। इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या है सेकंड आंसर है। जिंक की अगर कार्बोनेट और पूछिए तो हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी कैलेमाइन क्या है जिंक की कार्बोनेट और है साथियों, कैलेमाइन क्या है जिंक की कार्बोनेट और है, कैलेमाइन ही हमारा आंसर आ जाएगा, कैलेमाइन इज द जिंक कार्बोनेट और ऑफ द जिंक। अब कुछ और एलिमेंट्स हैं उनकी भी हम इंपॉर्टेंट और को देख लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है हमारे पास,
एल्यूमिनियम की अगर और हम देखना चाहें साथियों, तो एल्यूमिनियम की सबसे इंपॉर्टेंट और होती है बॉक्साइट। क्या होती है? बॉक्साइट एयर और होती है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? AlOH इंटू में OH, इसका 3 माइनस में 2x, 3 माइनस में 2x, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है बॉक्साइट और का। दूसरी जो और इसकी होती है वो होती है काओलिनाइट। क्या होती है? केओलिनाइट। इसको केओलिनाइट भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है साथियों? इसका फॉर्मूला देख लो। इसका फॉर्मूला होता है Al2OH4, Al2OH4 डॉट Si2O5, Si2O5, ये काओलिनाइट और का फॉर्मूला होता है साथियों। इसका फॉर्मूला होता है काओलिनाइट और का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसकी ओर देखेंगे, आयरन की ओर देख लेते हैं। आयरन यानी Fe, आयरन की जो ओर्स है, इंपॉर्टेंट ओर की बात कर रहे हैं। आयरन की ओर क्या होती है साथियों? सबसे पहली जो ओर है उसको हम कहते हैं हेमेटाइट। उसको हम क्या कहते हैं? हेमेटाइट ओर कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? हेमेटाइट ओर। हेमेटाइट ओर का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। क्या होता है? Fe2O3। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं। मैग्नेटाइट, दूसरी ओर क्या होती है साथियों इसकी? मैग्नेटाइट होती है। दूसरी ओर क्या होती है? मैग्नेटाइट। Fe3O4, इसको हम मैग्नेटाइट बोलते हैं। Fe3O4 को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट बोलते हैं। जो तीसरी ओर होती है उसको बोलते हैं सिडेराइट। क्या बोलते हैं? सिडेराइट बोलते हैं। सिडेराइट का फॉर्मूला क्या होता है? ये कार्बोनेट और होती है किसकी? आयरन की कार्बोनेट और, सिडेराइट बोलते हैं इसको। FeCO3 सिडेराइट है, आयरन की कार्बोनेट और होती है साथियों। उसके बाद आयरन पायराइट होती है। उसके बाद चौथी कौन सी होती है? आयरन पायराइट होती है साथियों। आयरन पायराइट का मतलब क्या होता है? FeS2 सल्फाइड और जो होती है उसको हम पायराइट बोलते हैं। आयरन पायराइट FeS2 जो है वो आयरन की पायराइट और होती है। उसके बाद आता है हमारे पास कॉपर। कॉपर की भी और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट और है वो इसी के साथ हम कवर कर लेते हैं। कॉपर की और कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट का मतलब अभी आप समझ ही गए हो कि CuS2 आएगा। सॉरी, पूरा फॉर्मूला इसका ये नहीं होता है, पूरा फॉर्मूला होता है CuFeS2 होता है। यानी पायराइट का मतलब Fe2 और कॉपर पायराइट CuFeS2 हो जाता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद जो आता है साथियों हमारे पास, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ ना बीच में से, तो रब कर दिया। ठीक, उसके बाद हमारे पास आता है साथियों क्या? कॉपर की दूसरी जो और होती है उसको बोलते हैं मेलेचाइट। मेलेकाइट भी बोलते हैं, मेलेचाइट या मेलेकाइट, जो प्रोनाउंसिएट करना चाहते हैं आप कर लीजिए। ये कॉपर की कार्बोनेट और होती है, CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, ये कॉपर की कार्बोनेट और होती है मेलेचाइट। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो और आती है साथियों वो कॉपर की आती है क्यूपराइट। क्या आती है? क्यूपराइट आती है। क्यूपराइट जो और होती है ये कौन सी होती है? Cu2O फॉर्मूला होता है इसका साथियों। और लास्ट जो कॉपर की और होती है वो होती है कॉपर ग्लैंस। वो क्या होती है? कॉपर ग्लैंस। और कॉपर ग्लैंस का फॉर्मूला क्या होता है साथियों? Cu2S। ठीक है, कॉपर सल्फाइड Cu2S, इसको बोलते हैं कॉपर ग्लैंस। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है साथियों, एक दो प्रोसेस हैं उनको भी हम देख लेते हैं साथ के साथ यहीं पर, जिनसे क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। जिनमें से पहली प्रोसेस जो होती है वो होती है रोस्टिंग। यानी ये क्या होती है? ये एक्सट्रैक्शन के टाइम पे जब ओर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्रॉफिटेबली, ठीक है, मिनरल से, तो उस टाइम पे हम इसको करते हैं एक्सट्रैक्शन के टाइम पे। तो रोस्टिंग क्या होता है? इसके अंदर ये किसके लिए की जाती है? सल्फाइड ओर के लिए की जाती है। रोस्टिंग किस में आती है? सल्फाइड ओर्स को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्गली हीट, सल्फाइड ओर को हम क्या करते हैं? स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन से साथियों। स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी उस ओर के मेल्टिंग पॉइंट से बिलो हम इसको हीट कर देंगे साथियों। तो जब ऐसा हीट करेंगे तो इस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग। ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रोस्टिंग कह देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 10th क्लास की बुक में भी दिया हुआ है और 12th क्लास की बुक में पहले होता था। जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन वाला चैप्टर, 5th चैप्टर जो पहले 6 चैप्टर होता था उसमें दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास की बुक में अभी भी है, इसलिए इसके आने के चांस ज्यादा है। ठीक है, दूसरी प्रोसेस जो होती है साथी, अगर अच्छा इसकी एक रिएक्शन भी देख लेते हैं ना कि कौन सी और है, किसको कैसे करता है, उसकी एक रिएक्शन देख लेते हैं। चलो ठीक है, रिएक्शन में देखो हम इसके साथ इसकी कोई रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास सल्फाइड और होनी चाहिए, सल्फाइड यानी जिंक सल्फाइड और, ठीक है, जिंक सल्फाइड जिसको जिंक ब्लेंड भी कहते हैं। ये इसकी रिएक्शन है किसके साथ?
इसकी रिएक्शन हो जाएगी साथियों ऑक्सीजन के साथ। प्रेजेंस ऑफ एयर है, इसका मतलब एक्सेस ऑफ एयर या प्रेजेंस ऑफ एयर हम कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, ZNO बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। ठीक है, जिंक सल्फाइड और को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने स्ट्रांगली हीट कर दिया। जैसे ही स्ट्रांगली हीट करेंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में, जिसको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है जिंक के अंदर। उसके बाद आती है नेक्स्ट प्रोसेस, कैल्सिनेशन आती है। उसके बाद जो प्रोसेस आती है उसका नाम क्या है, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब होता है कि कार्बोनेट और जब होती है, कार्बोनेट और को स्ट्रांगली हीट करते हैं साथ, स्ट्रांगली हीट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, अब्सेंस ऑफ एयर, या तो अब्सेंस होगी या फिर लिमिटिंग सप्लाई होगी, या फिर क्या होगी, लिमिटिंग सप्लाई ऑफ एयर होगी, या तो अब्सेंस ही हो जाएगी, यानी एनाएरोबिक कंडीशन में इसको हीट करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं कैल्सिनेशन। इसको हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं साथियों। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसको हम हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं विदाउट एयर की प्रेजेंस के, CaO प्लस में CO2 में ये कन्वर्ट हो जाती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस थी साथियों जिनको हमें पढ़ना था। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है साथियों, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp3 sp2 sp2 sp, यानी इस ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन एटम्स की। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है साथियों, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है ऑर्गेनिक में, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ, ऑर्गेनिक में है। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। तो उसके अंदर हमें क्या देखना होता है, हमें कार्बन के सारे बॉन्ड देखने होते हैं। कार्बन के सारे बॉन्ड अगर क्या है, सिंगल है, यानी कि सिग्मा है, तो वहां हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3 रहेगी। अगर कार्बन का कोई भी एक बॉन्ड क्या आ गया, डबल आ गया, डबल बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। अगर कार्बन का कोई भी बॉन्ड ट्रिपल आ गया, क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि 2 पाई बॉन्ड आ जाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। अब एग्जांपल के तौर पे हम इन सारे मॉलिक्यूल्स को देख लेते हैं। पहले वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें CH, तो शुरुआत में क्या आ गया, sp हाइब्रिडेशन आ गई, जबकि ऑर्डर क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, तो पहला तो हो ही नहीं सकता। सेकंड मॉलिक्यूल में देखो शुरुआत में क्या आया, डबल बॉन्ड आ गया, CH2 डबल बॉन्ड, तो sp2 तो हो ही नहीं सकती शुरुआत में, क्योंकि पहला तो sp3 होना चाहिए, तो पहले दो ऑप्शन तो सीधे ही कट हो गए। इतना आपको दिमाग एग्जाम में लगा ही लेना है कि पहले दो ऑप्शन तो डायरेक्ट कट हो जाते हैं, तीसरे और चौथे में से कोई हो सकता है। तो तीसरा जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या है, पहला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, बिल्कुल सही है। दूसरा कार्बन जो है CH डबल बॉन्ड CH, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि यहाँ दोनों कार्बन क्या है, डबली बॉन्डेड है। लास्ट कार्बन जो है इसमें sp3 हाइब्रिडाइज है। तो पहले तीन तो बिल्कुल सही ऑर्डर में है, लेकिन लास्ट क्या इसके अंदर sp3 है, जो कि नहीं होना चाहिए था, sp होना चाहिए था। आपका ऑप्शन आएगा चौथा, क्योंकि यहाँ जो साइनाइड होता है CH3, फिर CH डबल बॉन्ड CH और C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। साइनाइड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड आया, इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड आया, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ भी डबल बॉन्ड आया, यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये सिंगल बॉन्ड है सारे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो करेक्ट ऑर्डर किसमें, फोर्थ ऑप्शन में है, यही करेक्ट ऑप्शन है साथियों। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये कौन से कर रहे हैं, 2020 वाले क्वेश्चन कर रहे हैं साथियों, सारे के सारे स्टेट 2020 TGT साइंस के एग्जाम में आए हुए हैं। आप कभी भी मैच कर लेना, सारे क्वेश्चन वही करवा रहा हूँ साथियों जो पहले आए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉज पर्नीशियस एनीमिया। ये पर्नीशियस एनीमिया कौन से विटामिन की कमी से होता है साथियों। तो देखो विटामिन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। विटामिन कितने टाइप के होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। विटामिन जो होते हैं वो टोटल दो टाइप के होते हैं। विटामिन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला होता है आपका फैट सोल्यूबल। ठीक है, पहला क्या होता है, फैट सोल्यूबल होता है। और दूसरा टाइप क्या होता है, ये होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल को याद रखने की छोटी सी ट्रिक बताता हूँ साथियों आपको याद रखना है KEDA, कीड़ा। इतनी अच्छी ट्रिक है, बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, कीड़ा से याद रख लेना है, ये ट्रिक है। ठीक है, कीड़ा यानी KEDA, ये चारों फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। इसके अलावा
विटामिन बी एंड सी के जितने भी हैं उनमें से एक को छोड़ के, बस विटामिन डी जो है उसको नहीं गिनते, लेकिन विटामिन बी और सी जो है ये आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो अभी डेफिशिएंसी डिजीज की बात आती है तो परनीशियस एनीमिया किसकी वजह से होता है साथियों? परनीशियस एनीमिया होता है विटामिन बी 12 की वजह से। विटामिन बी 12 की वजह से क्या होता है? परनीशियस एनीमिया रोग होता है। अभी मैं आपको करवा देता हूं कि पूरी टेबल, जिसमें कौन से विटामिन की वजह से, उसकी कमी की वजह से कौन सा डिजीज होता है हमारा, वो हम लिख लेते हैं साथियों। तो सबसे पहले हम लिखते हैं विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो विटामिन ए जो होता है उसका जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं साथियों रेटिनोल। का नाम क्या होता है? रेटिनोल। तो इसकी कमी से डिजीज कौन सा होता है? इसको बोलते हैं सेरोथेल्मिया। सेरोथेल्मिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेरोथेल्मिया बोलते हैं साथियों। सेरोथेल्मिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई। कॉर्निया ऑफ आई यानी कि जो कॉर्निया होता है उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कि उसका फैलाव और सिकुड़न बंद हो जाती है। यानी आपका कॉर्निया जो होता है ना वो एक फिक्स फोकल लेंथ पे फिक्स हो जाता है। वो ना तो सिकुड़ पाएगा, ना ही आप उसको, ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, ना ही वो एक्सपेंड कर पाएगा। ठीक है, ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, ना ही वो क्या कर पाएगा? एक्सपेंड कर पाएगा साथियों। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो फोकल लेंथ है वो एक ही जगह सेट हो जाएगी। इस या फिर दूसरा जो इसका रोग होता है उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसकी वजह से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है साथियों। इसकी वजह से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है। सेकंड जो हमारा है, ठीक है, सेकंड जो है उसको देख लेते हैं। पहले इसको रब कर लेते हैं, बीच में कई बार हो जाता है ना, बटन प्रेस हो जाता है उसकी वजह से। तो सेकंड है हमारा, उसको देख लेते हैं। सेकंड होता है विटामिन बी 1। सेकंड जो है वो कौन सा विटामिन है? विटामिन बी 1। बी 1 का नाम होता है साथियों थायामिन। क्या होता है? थायामिन बोलते हैं इसको। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वेरी वेरी रोग हो जाता है। वेरी वेरी रोग हो जाता है विटामिन बी 1 की कमी से साथियों। कौन सा रोग हो जाता है? वेरी वेरी रोग हो जाता है। दूसरा इससे क्या होती है? वीकनेस ऑफ मसल हो जाती है। मसल्स की वीकनेस, वीकनेस ऑफ मसल्स, मसल्स की वीकनेस आती है। वेरी वेरी रोग हो जाता है विटामिन बी 1 की कमी से साथियों। फिर आता है हमारे पास थर्ड वन। फिर आता है हमारे पास कौन सा? थर्ड वन होता है। ठीक है, थर्ड वन में क्या होता है? विटामिन बी 2 होता है। क्या होता है? विटामिन बी 2 होता है। थर्ड वन में क्या होता है? विटामिन बी 2 होता है साथियों। बी 2 में क्या आता है? इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या नाम होता है? राइबोफ्लेविन होता है। राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है, यानी विटामिन बी 2 की कमी से क्या, कौन सा रोग हो जाता है साथियों? केलियोसिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? केलियोसिस। केलियोसिस का मतलब क्या होता है? क्रैकिंग ऑफ लिप्स। ठीक है, क्रैकिंग ऑफ लिप्स एट द कॉर्नर ऑफ माउथ। ठीक है, एट द कॉर्नर, कॉर्नर से बिल्कुल लिप्स जब क्रैक हो जाते हैं उस डिजीज को बोलते हैं केलोसिस। केलोसिस बोलते हैं। या फिर डर्मेटाइटिस हो जाता है इसकी वजह से। डर्मेटाइटिस ये स्किन से रिलेटेड डिजीज होता है, एलर्जी होती है स्किन की, डर्मेटाइटिस बोलते हैं साथियों। ठीक है, डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो फोर्थ जो है हमारा वो है हमारे पास विटामिन बी 6। फोर्थ जो है, सॉरी, विटामिन बी 5 है। विटामिन बी 5 है। बी 5 जो होता है इसको हम बोलते हैं नियासिन। क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं साथियों। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा डिजीज हो जाता है। कौन सा डिजीज होता है? पेलाग्रा डिजीज होता है विटामिन बी 5 की कमी से। फिर आता है हमारे पास विटामिन बी 6। बी 6 जो होता है उसको हम बोलते हैं पायरिडोक्सिन। क्या बोलते हैं? पायरिडोक्सिन बोलते हैं। पायरिडोक्सिन। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन बी 6 की कमी से कन्वर्जेंस। ठीक है, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब दौरे पड़ते हैं या फिर पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, पैरालिसिस या फिर कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है दौरे पड़ना सर। ठीक है, विटामिन बी 6 की कमी से क्या आते हैं? दौरे आते हैं, मिर्गी। ठीक है, विटामिन बी 6 की कमी से होता है। फिर आता है आपके पास विटामिन बी 12, जो हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। विटामिन बी 12 इसको बोलते हैं साइनोकोबालेमाइड। साइनोकोबालेमाइड इसका नाम होता है। विटामिन बी 12 इसकी कमी से क्या हो जाता है? परनीसियस एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? परनीशियस एनीमिया हो जाता है साथियों। किसकी कमी से? विटामिन बी 12 की कमी से हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर 7 विटामिन सी।
नंबर 7 क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसको। विटामिन सी का मतलब क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड से, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सकरवी रोग हो जाता है। ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम रहती है। सकरवी रोग, ब्लीडिंग गम्स, यानी गम्स में से, मसूड़ों में से खून आना, ये इसी के निशानी है साथियों। 8वां जो नंबर होता है वो हमारे पास आता है विटामिन डी का। किसका होता है भाई? विटामिन डी का। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। कैल्सीफेरोल इसका नाम होता है साथियों। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? एक तो हो जाता है रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स, और दूसरा होता है ऑस्टियोमेलेशिया, ठीक है, ऑस्टियोमेलेशिया। एक तो रिकेट्स, दूसरा ऑस्टियोमेलेशिया। रिकेट्स का मतलब डिफॉर्मेशन ऑफ बोन, हड्डियां जो है वो विकृत हो जाती हैं। ऑस्टियोमेलेशिया का मतलब होता है हड्डियां जो है वो बिल्कुल, जो हड्डी है उसका मांस बन नहीं पाता, यानी वो बहुत ही नरम होती है, जल्दी टूट जाती है, ठीक है। 9th जो है हमारे पास साथियों वो है हमारे पास विटामिन ई। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरोल। विटामिन ई का नाम क्या होता है? टोकोफेरोल, ठीक है, टोकोफेरोल। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है साथियों? लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, यानी इनफर्टिलिटी हो जाती है। इनफर्टिलिटी, या फिर आप कह सकते हो लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी का लॉस हो जाता है। इनफर्टिलिटी की समस्या जो होती है, और मस्कुलर वीकनेस भी होती है इसमें, आप लिखना चाहो तो उसको भी लिख सकते हो साथ में, ठीक है। 10th पे आपका आता है विटामिन के। 10th पे आपके पास लिस्ट में कौन आता है? विटामिन के। फाइलोक्विनोन इसका नाम होता है, फाइलोक्विनोन इसका नाम होता है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है साथियों? हीमोफीलिया हो जाता है। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का मतलब क्या होता है? तो अगर कभी घाव हो जाए, ठीक है, अगर कभी घाव हो जाए तो खून का जो थक्का जमता है वो नहीं जमेगा, यानी डिले इन ब्लड क्लोटिंग को ही हीमोफीलिया बोलते हैं, यानी खून बहना रुकेगा नहीं जल्दी से। अदरवाइज हमारी स्किन खुद को रिपेयर करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है, जल्दी से खून का बहना रुक जाता है साथियों, ठीक है। तो जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है साथियों? वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। पहली बात तो ये डाइपोल मोमेंट चीज क्या है? मोमेंट के बारे में बात करेंगे साथियों। इसको म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू में क्या होता है? ये चार्ज जो होता है मॉलिक्यूल पे उसका, और प्रोडक्ट होता है किसके साथ? सेपरेशन ऑफ चार्ज, यानी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेशन किया उस डिस्टेंस से, यानी म्यू इज इक्वल टू में क्यू इंटू में मैं आर अगर कहना चाहूँ तो वो गलत नहीं होगा। ये इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट क्या होती है? वो होती है डी बाई। इसमें मापा जाता है इसको डी बाई। 1 डी बाई किसके इक्वल होता है? 3.33564 इंटू में 10⁻³ कोलम्ब मीटर। इसको क्या कहते हैं? कोलम्ब मीटर। सीएम का मतलब होता है कोलम्ब मीटर है साथी। सीएम का मतलब क्या है? कोलम्ब मीटर होता है। 1 डी बाई किसके इक्वल होता है? कोलम्ब मीटर के। इसके बारे में खास बात क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी, यानी मैग्नीट्यूड भी है इसके पास और डायरेक्शन भी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, HF एक कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना, उसी की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसी की तरफ रह जाते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो डाइपोल मूवमेंट जो है उसकी डायरेक्शन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ दिखाई जाती है। जो एरो का हेड है वो डायरेक्शन बता रहा होता है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा हो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस साइड है, ठीक है। एरो का टेल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होता है, ये टेल है, ये हेड है, ठीक है साथियों। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं, जब भी बात करेंगे किसकी? इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट जो है एक्चुअली में वो कौन सी होती है? वो नेट डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट की जाती है। कौन सी कैलकुलेट की जाती है? नेट डाइपोल मूवमेंट, यानी रिजल्टेंट नेट डाइपोल, या फिर रिजल्टेंट की बात करते हैं, रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट हर डायरेक्शन से उसको कैलकुलेट करके वो क्या होती है? इट इज दी वेक्टर सम। वो क्या होती है? इट इज दी वेक्टर सम ऑफ द डाइपोल मूवमेंट्स ऑफ वेरियस बॉन्ड। सम ऑफ द डाइपोल मूवमेंट्स ऑफ वेरियस बॉन्ड, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट्स ऑफ वेरियस बॉन्ड। वो उन सारे डाइपोल मूवमेंट्स के वेरियस बॉन्ड का क्या होता है? वेक्टर सम होता है साथ, ठीक है। जैसे BF3 है, CCl4 है,
इनकी डायपोल मोमेंट जीरो होती है, क्योंकि इनकी नेट डायपोल मोमेंट जो वेक्टर सम है वो किसके इक्वल आता है, जीरो, क्योंकि डायरेक्ट डायपोल मोमेंट क्या हो जाती है साथियों, इनकी कैंसिल आउट हो जाती है साथियों। डायपोल मोमेंट क्या होती है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती है। जैसे यहाँ देखते हैं ये BF3 मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये BF3 मॉलिक्यूल है, तो इसकी डायपोल मोमेंट कहाँ बनेगी, इस साइड। इसकी डायपोल मोमेंट ऐसे दिखाई जाएगी, इस बॉन्ड की डायपोल मोमेंट ऐसे दिखाई जाएगी। तो इन दोनों के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में अगर डायपोल मोमेंट आ गई, अपोजिट डायरेक्शन में आने का मतलब क्या होता है कि म्यू वहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा साथियों। डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी ऐसा ही होता है, CCl4 की बात कर रहे हैं साथियों, ठीक है, तो उसमें भी ऐसा ही होता है, एक साइड है ना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी क्या होता है, ऐसा ही होता है, डायपोल मोमेंट जीरो, यानी इसकी डायपोल मोमेंट जीरो, BF3 की डायपोल मोमेंट जीरो साथियों। तो बचे हमारे पास कौन से दो ऑप्शन, यानी चौथा और तीसरा तो हो ही नहीं सकते। तो डायपोल मोमेंट हाईएस्ट किसकी होगी, NH3 और NF3 की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, NH3 और NF3 की। NH3 का ऐसे बनेगा, NH3 का डायपोल मोमेंट कैसे बनता है, ये लोन पेयर है, लोन पेयर की अपनी डायपोल मोमेंट होती है, वो ऐसे बनती है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन ज्यादा, नाइट्रोजन है, डायपोल मोमेंट उसी की तरफ बनेगी। इसमें जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आएगी वो रीइंफोर्स कर रही है ऊपर की तरफ, चारों की चारों सेम डायरेक्शन में जा रही है। NH3 की तो डायपोल मोमेंट होती है 4.80 के आसपास, इंटू में 10⁻⁻30 cm, 10⁻⁻30 cm कूलम मीटर के आसपास होती है। जबकि अगर हम NF3 की देखें, किसकी देखें, NF3, ये ऊपर लोन पेयर हो गया, लोन पेयर की डायपोल मोमेंट उसी की तरफ रहेगी। NF3 में अब फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो उसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्लोरीन की तरफ रहेगी साथ। तीनों बॉन्ड की डायरेक्शन किसकी तरफ रहेगी, फ्लोरीन की तरफ। और इस वजह से क्या होता है कि तीन तो एक डायरेक्शन में, लेकिन चौथी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो नियरली इक्वल टू जीरो होती है, 0.80 के आसपास होती है, इंटू 10⁻⁻30। यानी डायपोल मोमेंट ज्यादा किसकी होती है, NH3 की होती है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, NH3 की डायपोल मोमेंट हाईएस्ट होती है, NF3 की लो होती है, ठीक है। और BF3 और CCl4 की तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती है, इसलिए वो जीरो डायपोल मोमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आता है साथियों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। किसकी बात कर रहा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात कर रहा है। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन, मैं वापस रब कर देता हूं, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं साथियों, जितने भी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रोफाइल को, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग में मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, मेटा डायरेक्टिंग कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, मेटा डायरेक्टिंग कहते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, मेटा डायरेक्टिंग कहते हैं। तो कौन कौन से ये ग्रुप हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मैं इनके एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कौन कौन से ग्रुप हैं मेटा डायरेक्टिंग वाले, इनमें आता है NO2 ग्रुप, NO2 मेटा डायरेक्टिंग, CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, COOR ग्रुप यानी एस्टर ग्रुप, ये भी आपका मेटा डायरेक्टिंग होता है। COCH3 ग्रुप यानी एसिटोफिनोन ग्रुप, ये भी आपका COCH3 ग्रुप भी मेटा डायरेक्टिंग होता है। साइनाइड ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है। सल्फोनिक एसिड ग्रुप भी आपका क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है साथ। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के हैं, एटसेट्रा, ये सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। इनमें से कौन सा आंसर आएगा हमारा, CHO ग्रुप आएगा, क्योंकि OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, NH2 भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और OCH3 भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वालों को भी देख लेते हैं सर। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जिनके पास लोन पेयर अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या फिर हैविंग लोन पेयर्स, जिनके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हमारे क्या है, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास OH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, OCH3 ग्रुप है, यानी OR ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप हो ही गया, ठीक है। आपके पास आ जाता है NH2 ग्रुप, ठीक है, NHR ग्रुप, R2 ग्रुप, के पास जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं सारे हो गए इसके अंदर। NHCOR ग्रुप, ठीक है, NHCOR ग्रुप है, आपके पास हो जाएगा। जितने भी हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, एक्सेप्शनल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, लेकिन फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, EWG है, बट
येट आर ऑर्थो पैरा डायरेक्ट, फिर भी क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हम इनको कहते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस पीवाईक्यू सीरीज का आज के लिए साथियों, वो है हमारा बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर को हम क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं साथियों, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई में 2। ये होता है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, यानी इसको हम किससे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अब पूरी थ्योरी या पूरा डायग्राम बनाना हमारे लिए पॉसिबल होता नहीं है साथियों, इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स यूज करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर की जो ट्रिक है उसको मैं यहाँ आपके लिए यूज कर रहा हूँ कि ट्रिक क्या है बॉन्ड ऑर्डर के लिए, उसको हम यूज कर लेते हैं आज। बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक को पढ़ लेते हैं साथियों। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर के लिए जो ट्रिक है उसकी बात करते हैं। मैं बताता हूँ आपको, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपके कितने हैं, 14 है। 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में होते हैं साथियों। उसके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 3। अब यहाँ से हमें एक ट्राइंगल बनाना है, यहाँ से हमें क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना है। मेरा ट्राइंगल आड़ा टेढ़ा बने तो कोई ज्यादा दिक्कत मत मानना साथियों। ठीक है, अब यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर करते रहना है। जैसे ये 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इधर 13, 14 से 13 या 14 से 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर मान लो इस ट्रायंगल में आ जाते हैं हम 13 से 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन। फिर आ जाते हैं 12 से 11 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर 11 से 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन साथ ही। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर 19 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ट्राइंगल मेरा गजब बन रहा है तो उस पर ध्यान मत देना। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे साथियों, तो यहाँ आ जाएंगे 20 इलेक्ट्रॉन। इनके आगे मैं बॉन्ड ऑर्डर लिखता चलूंगा। तो यहाँ अगर 15 आ गया, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर घटाते चले जाना 0.5 से, यानी यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। अगर 16 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 रहेगा। अगर 17 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 रहेगा। 18 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 रहेगा, एक्जैक्टली 1। अगर 19 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 रहेगा साथियों। और अगर 20 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 रहेगा। सेम ऐसे ही 13 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर जो होने वाला है वो 2.5 होने वाला है, यानी आपको जो उधर आया वही बॉन्ड ऑर्डर यहाँ आएगा। 2.5 के बाद 2, फिर 1.5, फिर 1, फिर आपका 0.5 और लास्ट में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा आपका 0। यानी 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज तक का, तो 8 से लेकर 20 तक का बॉन्ड ऑर्डर तो इससे ही हो जाता है। के बाद की बात करते हैं कि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है साथियों 0.5। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज है साथियों तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5। अगर 4 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज है तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है साथियों 0। फिर अगर 5 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज है तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है साथियों 0.5 है। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज है तो उसके लिए होता है 1। अगर 7 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज है तो उसके लिए 1.5। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज है तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 0 होता है साथियों। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो जैसे N2 का बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 मॉलिक्यूल का हमें पता है इसके बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, ये हमें पहले ही पता है। 3 होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है साथियों। उसके बाद हमारे पास क्या है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ इसका हमें क्लोरीन का निकालना है। तो क्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1। क्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, क्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर है 1। क्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है साथियों 1 होता है। क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड, जिसका सिंगल बॉन्ड उसका बॉन्ड ऑर्डर 1। डबल बॉन्ड अगर है जैसे ऑक्सीजन के बीच में तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2 होता है। ये सिंपल सी चीज है। ठीक है, इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1 है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है जैसे नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या है इस मॉलिक्यूल का, ये साथियों। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। फिर आते हैं बॉन्ड ऑर्डर, नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल हमारा O2 2+, O2 उसके ऊपर 2+ चार्ज है। इसके लिए अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो पहली बात तो वो एक ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8, दूसरे के पास कितने होंगे 8, और इसमें से कितने प्लस वाले जितने भी वो माइनस कर देने होते हैं। प्लस वाले जितने भी होते हैं उनको क्या कर देना होता है माइनस कर देते हैं। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे अब इसके 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3 आएगा साथियों। O2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया
3 आएगा। ऐसे ही बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालेंगे किसका, F2 का, F2 का भी जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 1 होता है साथियों, इसका F2 का, क्योंकि F और F के बीच में 1 एक ही बॉन्ड होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। फिर आता है बॉन्ड ऑर्डर किसका, NO प्लस का, किसका, NO प्लस का। तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस का चार्ज है -1 कर दो तो कितने हो जाते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया साथियों। ऐसे ही बॉन्ड ऑर्डर आएगा हमारे पास किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो भी कितना होता है, 3, क्योंकि हमें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में क्या होता है, एक डेटिव बॉन्ड होता है, बाकी 2 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, टोटल 3 ही बॉन्ड होते हैं, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है इसका, 3 होता है साथियों। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर किसका, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं साथियों। 16 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बॉन्ड ऑर्डर 2 है। ये हम उस स्क्वायर से मिला लेते हैं। तो अब हम हमारा आंसर देखते हैं कि आंसर कौन सा आएगा, इसमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर हमारा सेम है। तो NO+ और CO जो है इनका बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं साथियों। NO+ का हमारा बॉन्ड ऑर्डर आया 3 और CO का हमारा बॉन्ड ऑर्डर आया 3। इसका मतलब कौन सा पेयर है जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है साथियों, हमारा आंसर क्या आएगा, थर्ड हमारा आंसर आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर किसका सेम है, NO+ और CO मॉलिक्यूल का। यानी आप डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, उनके लिए इस ट्रिक से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं साथियों। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसको टोटल इलेक्ट्रॉन में से माइनस कर देते हैं, जितना टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से, और जितना नेगेटिव चार्ज होता है उसको ऐड कर देते हैं। बस इतनी ही कहानी है साथियों। आज के लिए इतना ही साथियों। हमारे क्वेश्चन आज के कंप्लीट होते हैं। स्टेट टीजीटी साइंस प्री बैच में हम PYQ सीरीज चला रहे हैं। PYQ सीरीज में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो अगर हम थ्योरेटिकली करते तो नहीं होते, लेकिन PYQ सीरीज में हो जाएंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। पेपर से पहले पहले आपकी बिल्कुल अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो खुश रहिए, मेहनत करते रहिए और अपनी तैयारी जोरों शोरों से जारी रखिए साथियों। धन्यवाद।